नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे परिसर। तो परिसर में हम आपको पढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में जो पढ़ाया था हमने आपको घर और परिवार, तो हम उससे आगे पढ़ाएंगे। हमने उस दिन बताया था कि घर में क्या बात होती है कि हम सब जो है घर में रहते हैं। तो घर में उस दिन हमने आपको पढ़ाया था छोटा परिवार, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार और वंशावली, और साथ में पारिवारिक संख्या में परिवर्तन। ये हमने आपको 5 चीज़ें बताया था, और साफ सफाई के बारे में। तो एक बार हम फिर से जो है उसको थोड़ा हल्का हल्का आपको हम फिर से याद दिला देते हैं। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा परिवार क्या है? हमारा घर है। सबसे पहली बात तो हम घर में रहते हैं। और हमारे घर में कौन कौन रहता है? तो हमारे घर में निश्चित रूप से जो भी रहता है वो हम खुद रहते हैं। आप बोल सकते हैं ऐसा, अभी मैं हूँ, मेरी वाइफ, पत्नी, मेरे बच्चे यानी लड़का और लड़की। कैसे आप बोल सकते हैं कि आप खुद हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है, आपका छोटा भाई या छोटी बहन हो सकती है। बस इतने से लोग हैं। तो इसमें हम इसे बोल सकते हैं कि छोटा परिवार है, मात्र 4 लोग, आपके पापा, आपकी मम्मी, आप खुद और आपका बड़ा भाई या बहन या छोटा भाई या बहन। 4 ही हुआ, हो सकता है एक आधा और तो 5 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी के घर में रहते नहीं हैं। हो सकता है कि किसी के पास, शायद ही किसी के पास दादी दादा उनके साथ रहते हो, अन्यथा किसी के पास ऐसा रहते नहीं है। यहाँ पे आजकल गांव में भी ये स्थिति है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? छोटा परिवार, बराबर। तो फिर बड़ा परिवार क्या है या संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जिस घर में आपके अलावा, आपके मम्मी पापा के अलावा, आपके भाई बहन के अलावा, आपके बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी रहती हो और उनके बच्चे रहते हो, और आपके चाचा चाची रहते हो और उनके बच्चे रहते हो, और हो सकता है कि आपकी बुआ भी हो सकती हो जिसकी शादी ना हुई हो। ये सब लोग यदि मिल करके रहते हैं एक साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार बोलते हैं, बराबर। ये सब मिलकर के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, हम सब रहते हैं। तो दोनों के अपने कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। ये बड़ा परिवार है, सभी लोग हैं, तो घर में कोई काम है तो सभी लोग मिलजुल करके कर लेते हैं। काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, सबके पास थोड़ा समय मिलता है अपने अपने कामों के लिए। और एक दूसरे की हम मदद करते हैं। बड़े परिवार में खर्चे भी होते हैं, दिक्कतें भी होती हैं। और छोटे परिवार में है कि आपको खर्चे कम होते हैं, दिक्कतें कम होती है, लेकिन है कि किसी भी प्रकार का काम हो तो आपको ही करना है, क्योंकि और घर में कोई होता नहीं। आपके पिताजी घर पर जो है बाहर काम के लिए जाते हैं, तो आपकी मम्मी को सारे काम घर के निपटाने होते हैं, चाहे वह खाना बनाना हो, चाहे घर में पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, और भी इसी तरह दूसरे काम हो सकते हैं। ये सब के सब उनको निपटाना पड़ेगा। और ये संयुक्त परिवार है तो ज़्यादा बड़े लोग हैं, तो जाने जो खाना बनाना है तो सब लोग मिलकर बनाएंगे। उसी ढंग से सब काम होते हैं। अब क्या होता है इसी ढंग से विस्तारित परिवार क्या होता है? विस्तारित परिवार से मतलब होता है कि जब आपके घर पे कोई फंक्शन हो, कुछ खास काम हो, जैसे आपका जन्मदिवस मनाया जा रहा हो, आपके घर में आपसे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन है, उसकी शादी हो, आपकी बुआ की शादी हो, या आपके चाचा की शादी हो, या घर में नया घर लिया गया हो उसकी पूजा हो, या घर में कभी कोई बीमार व्यक्ति हो जाए
या कोई मर जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं। आखिर वे सारे लोग कौन हैं? तो उन सारे लोगों में आप पाएंगे कि वे हो सकते हैं कि वे आपके नाना नानी हो, मामा मामी हो सकते हैं, आपके मौसा और मौसी हो सकते हैं, आपकी बुआ के साथ, यदि बुआ की शादी हुई है तो बुआ के पति हो सकते हैं, फूफा जिसे आप बोलेंगे, उनके सास ससुर हो सकते हैं, आपके चाचा चाची के सास ससुर हो सकते हैं, जिसे आपके चाचा के बच्चे हैं उनके नाना नानी, उनके मामा माँ। इसी ढंग से बड़े पिताजी मम्मी के भी सास ससुर हो सकते हैं, यानी उनके बच्चों के नाना नानी। ये सब लोग क्या होते हैं, एक साथ किसी खास स्थिति में ही सब इकट्ठे होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विस्तारित परिवार। और ये सब के सब आपके साथ होते नहीं है, सबका अपना अपना घर होता है, सबका अपना परिवार होता है, सब लोग अपना अलग अलग जगह रहते हैं, चाहे वो गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं और नहीं रहते हो, जरूरी नहीं कि सब आपके साथ में। तो ये भी आपके परिवार के हिस्सा हैं। तो इसी को हम विस्तारित परिवार बोलते हैं। अब वंशावली वृक्षावली क्या होता है? वंशावली वृक्षावली से मतलब होता है जैसे आपके दादा, तो दादा दादी के जो आपके माता पिता हैं, आपके अपने माता पिता के आप खुद हैं, आपका भाई बहन हो सकता है, वैसे ही हो सकता है आपके दादा दादी के और भी बच्चे हो, जिसे आपके बड़े पिताजी बोला जाए, बराबर। तो बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, जिसे आप आपका बड़ा भाई बहन हो सकता है, आपके चाचा चाची हो, उनके बच्चे, जो चचेरा भाई बहन है, आपकी बुआ हो सकती है। ये सब क्या है, उसी वंश वृक्षावली के भाग हैं। और हो सकता है और एक पीछे जाएं, दादा के भी दादा, फिर उनके बच्चे, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जो है वंश वृक्षावली। और परिवार कैसे विस्तार होता है, परिवार में लोग बढ़ते कैसे हैं, पारिवारिक संस्था का में परिवर्तन कैसे होता है। पारिवारिक संस्था में परिवर्तन इस तरीके से होते हैं कि यदि आपके पास बुआ है तो उसकी शादी हो जाती है तो वह कहीं और घर में चली जाती है, और आपके घर में आपकी माँ आपके घर में आई हुई है, आपकी बड़ी मम्मी जो होती है वो आपके घर में आई है, आपके चाचा की शादी होगी तो कोई दूसरी औरत आपके घर आ जाती है। इस तरीके से परिवार परिवर्तन होता है। और आप जहाँ रहते हैं घर में या गांव में, तो गांव में ज़्यादातर खेती की जाती है, और उस खेती में सभी लोगों को इतने अन्न नहीं उपजता कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ वहीं पर रह सकें, या अन्न उपजता भी हो तो भी शायद हर ढंग की ज़रूरत वहाँ पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए लोग नौकरी धंधे की तलाश में क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़ करके किसी और दूसरे शहर, बड़े शहरों में, चाहे वह अपने राज्य में हो या अपने राज्य के बाहर, वहाँ चले जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो जहाँ चला जाता है तो उनके बच्चे चले जाते हैं, वे बच्चे वहीं पढ़ते लिखते हैं, वहीं रहते हैं, और धीरे धीरे हो सकता है शायद उनको नौकरी वगैरह वहीं मिल जाए, वहीं रहने, हमेशा हमेशा के वो लोग वहीं रहने लगते हैं। और सिर्फ वे क्या होते हैं, किसी खास या विशेष समारोह, जैसे मैंने बोला कि घर में किसी की शादी हो, जन्मदिवस हो, घर में पूजा हो, नया घर लिया गया हो, या कोई मृत्यु हो जाए, तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अदरवाइज कोई भी इकट्ठा हो पाता नहीं है। और इस ढंग से जो होता है पारिवारिक संस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा आपको हमने जो बताया था कि आप कल्पना कर सकते हैं आपके घर में और सारी चीज़ों के बारे में। एक घर में आइए, सुबह बिल्कुल जाइए, देखिए सबके घर में क्या होता है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। तो आप क्या बोलेंगे इसको क्या बोल सकते हैं कि आपके घर की बिल्कुल सफाई बिल्कुल बराबर नहीं है। एक्चुअल में सफाई है क्या चीज़, तो सफाई से मतलब होता है हर चीज़, घर की हर चीज़ जो है व्यवस्थित रूप से एक जगह आप पड़ी हो, और जब जिस चीज़ को खोजें और आपको तुरंत चीज़ मिल जाए, यही सफाई है। सब चीज़ अपने जगह होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। लेकिन कोई भी सामान किधर पड़ा है, कोई सामान किधर पड़ा हो, और जब आप उसको ढूंढें और मिले नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, सफाई। तो आपका घर क्या है, ऐसा अच्छा लगेगा कोई भी सामान किधर भी पड़ा हो?
वैसा नहीं हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा हर चीज़ क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उस व्यवस्थित में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें क्या होता है, घर से बाहर निकालना होता है ना। तो घर से बाहर क्या निकालना होता है और क्या नहीं निकालना होता है, हम सुबह से ले कर के शाम तक ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है रोज़ की रोज़ बेकार होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि कभी कभी बेकार होती है। जैसे अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, आप इसे आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप इसे कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं। तो इसमें ये क्या है, आप मराठी में यहाँ बोलते हैं वटाना, या हिंदी में बोलते हैं मटर की छिम्मी। तो ये मटर की छिम्मी क्या होती है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसके अनाज के दाने निकाल के हम क्या करते हैं, खा जाते हैं। और या तो हम सब्जी बनाते हैं, इसके बाद इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं किधर भी, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यदि गांव है, इस छिलके को हम क्या कर सकते हैं, हमारे गांव में पालतू प्राणी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी या भेड़, उनको देंगे तो वो लोग खा जाते हैं, दो काम हो जाते हैं। इसमें से निकले हुए दाने आप अपने लिए उपयोग में लाते हैं, और इसका छिलका जो होता है उनको खाने में आ जाता है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहाँ आप रहते हैं, यहाँ तो ऐसा संभव नहीं है। इसके चीज़ और भी जो बहुत सारे निकलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एकदम कचरा, बराबर। हम इन्हें क्या बोलते हैं, कचरा। और कचरा कई तरीके से होते हैं। कचरा जो होता है, एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा होता है, और आजकल एक ई कचरा होता है। तीनों हम आपको बताएंगे, सूखा कचरा क्या है, गीला कचरा क्या है और ई कचरा क्या है। तो जो चीज़ कुछ दिन रखने के बाद या पानी से भीगने के बाद सड़ जाए और उसमें से बास मारने लगे या गल जाए, उसे आप बोल सकते हैं गीला कचरा। जैसे ये है। इसके अलावा आप इसको भी शायद आपने देखा होगा, तो आप पहचान सकते हैं, ये बैगन का डंठल है, बराबर। ये बैगन का डंठल है, ये मूली का बचा हुआ भाग है कुछ हद तक, है ना। इस तरीके से इसे आप बोल सकते हैं। आपने इसे भी देखा होगा, ये है बैटरी। इस तरह की बैटरी घड़ी में लगती है, दीवार घड़ी में, टीवी के रिमोट में, और भी दूसरी जगह इसका उपयोग किया जाता है। छोटी बड़ी टॉर्च में अलग अलग तरह की होती है, इससे बड़ी भी बैटरी आती है, मोटी भी आती है, इनका उपयोग होता है। आप इसे देख रहे हैं, ये एक कील है ना। इसका उपयोग भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आप देख पाएंगे ये क्या है, ये बिजली के बोर्ड में लगाने के काम आता है, और ये टूट गया है, बराबर। ये टूट गया है यानी बेकार हो चुका है। ये सब चीज़ें। तो जो गीला कचरा होता है, इसी ढंग से केवल ये मैं जो दिखाया सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी होता है। घर में खाना पकाते हैं, रोटी बच जाती है, चावल बच जाते हैं, दाल बच जाती है, तो आप उसको दिन भर के अंदर शायद ना खाएं तो उसमें क्या होगी, सड़ जाएगी, बास आती है, तो उसको फेंकना पड़ता है। ये गीला कचरा। कागज़ है, कागज़ पानी पड़ जाए गीला हो जाएगा, वो भी गीला कचरा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को सड़ जाती है वो गीला कचरा है, और उसे हमें क्या करना चाहिए, गीले कचरे में डालना चाहिए। गीला कचरा और सूखा कचरा क्या करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। तो गीले कचरे से क्या होती है, खाद बनाई जाती है, यानी ये सड़ जब जाता है तो यह खाद बनता है, जिसे जैविक खाद बोलते हैं, और यह गांव में खेतों की फसलों में डालने के लिए काम आता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाती है, और इसमें हमारे फसलों की, अनाज की पैदावार बढ़ जाती है। इसके अलावा गांव में एक होता है बायोगैस का उपयोग किया जाता है, और बायोगैस ऐसी गैस है जिसमें गांव में निकलने वाली पेड़ पौधों की पत्तियां
वो भी सड़ती है। फसलों के डंठल, यहाँ तक कि अपने पालतू प्राणियों के गोबर, इन सबको क्या करते हैं, एक तरह का बॉक्स बना होता है, टंकी बनी होती है, उसमें सारे कचरे, सब्जी के डंठल, वो गांव में जो घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियां हों और भी कोई ऐसी चीज़, सब उसमें डाल दीजिए। वो गैस बनेगी और उसका दो उपयोग होगा। एक तो गैस जो मिल जाएगी वो आपको भोजन पकाने के काम आएगी और छोटे मोटे बल्ब जलाने के भी काम आते हैं। और फिर उसको सड़ने के बाद जो खाद निकलेगी वह खेतों में डालने के काम आएगा और जिससे हमारे खेतों की पैदावार बढ़ जाती है, उसको भी काम आता है। ये है गीला कचरा, हमें इसे अलग करना चाहिए। अब सूखा कचरा क्या है? सूखा कचरा का मतलब होता है कि जो गलता नहीं है पानी पड़ने के बाद, उसमें ये कील है, ये कितना भी पानी पड़ेगा ये गलेगा नहीं। हमने आपको बताया ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, उपयोग करते हैं, ये भी क्या होता है, गलता नहीं है कितना भी पानी पड़े। और भी कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें होती हैं वो जो है गलता नहीं है। तो इनको काम हम क्या करते हैं कि हमको इन चीज़ों को मनमानी हमको फेंकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हम ऐसा फेंकते हैं तो कुछ नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जहाँ लोग कचरे फेंकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप डीलर बोलते हैं, यानी कूड़ा बिनने वाली या कूड़ा बिनने वाला बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई लोग कुछ कूड़े में ढूंढ रहे होते हैं। आप जिस कचड़े के डिब्बे से दूर भागते हैं, नाक बंद करके, रुमाली है तो, नहीं तो सरडी लगा के भागते हैं या तो ऐसा ही बंद कर भागते हैं और वही उसी में वो लोग कुछ ढूंढते हैं। आखिर वो ढूंढते क्या है? तो वे लोग ढूंढते हैं, एक उनके पास चुंबक होता है, उस चुंबक के उसमें इधर उधर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें जो लोहे के टुकड़े लोग फेंके होते हैं उस पर चिपक जाते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर लेते हैं और भी इसी तरह से प्लास्टिक की बनी हुई टूटी हुई कुर्सी, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक के डिब्बे और भी जो भी चीज़ आप लोग फेंक देते हैं वो ये सब चीज़ें उठा लेते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसको ले जा कर के किसी और भंगार वाले को बेचते हैं। बराबर? ऐसा क्यों करते हैं? तो आप ऐसा खुद ही करिए। आप भंगार वाले थोड़ी, हम आपको नहीं बोल रहे, लेकिन आपके घर में जो ऐसा टूटी हुई कुर्सी प्लास्टिक की या लोहे की भी कुर्सी होती है वो टूट जाती है। इसके अलावा घर में हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक का आजकल उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का हैंगर होता है, प्लास्टिक की जो पानी की बॉटल होती है, आजकल जो खाना पकाने के तेल होते हैं वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में आते हैं। घर में कभी पेंटिंग होती है तो भी देखो प्लास्टिक की बाल्टी में आती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक की बाल्टी का भी हम उपयोग करते हैं और बहुत सारे प्लास्टिक का टब होता है, बहुत सारी चीज़ उपयोग करते हैं। यदि ये सब टूट जाए तो इन्हें क्या करना चाहिए, आपको ऐसे मनमानी कहीं भी नहीं फेंकनी। या लोहे की जो भी चीज़ें, मैंने बोला लोहे की कुर्सी हो या हमने जिस कील को दिखाया और भी इसी तरीके से जो भी दूसरे होते हैं, इन्हें मनमानी नहीं फेंकना चाहिए बल्कि इन्हें भंगार वाले को दे दीजिए। ये सूखा कचरा है। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो ये, जब आप इसको आप भंगार वाले को देंगे तो आपको बदले में कुछ पैसा देगा, उसका आप सही उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें भंगार वाले इसलिए लेते हैं, वो लोग जाके किसी और बड़े को बेचते हैं। तो वो क्या करता है, ये कंपनियों में चले जाते हैं वापस। बड़ी बड़ी कंपनियां, लोहे की कंपनियां हैं, प्लास्टिक की कंपनियां, उसमें इनको गला दिया जाता है और इनको गलाने के बाद फिर से कोई न कोई नई चीज़ बन करके बिकने के लिए बाज़ार में आ जाती है। बराबर? यानी इन्हें इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमको इनको क्या करना चाहिए, अलग करके रखना चाहिए और जब पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो हमें भंगार वाले को बुला करके दे देना चाहिए। अभी तीसरा हमने क्या बोला था कि ई कचरा। ई कचरा अब क्या होता है? ई कचरा का मतलब है कि आजकल आप देखते हैं कि हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में मोबाइल, जिसके द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखते हैं। इसके अलावा मोबाइल के अलावा और क्या है, आपने कंप्यूटर देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, रेडियो देखा होगा, टेप रिकॉर्डर देखे होंगे। इसके अलावा सीडी आपने देखा होगा, पेन ड्राइव एक छोटी सी आती है, उसका भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, मोबाइल में यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसको कानों में लगाते हैं। इसको कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है, ये वायर भी ख़राब होते हैं। और भी
इस तरीके से लगाने वाले हेडफोन अलग अलग तरीके के होते हैं, हेडफोन होते हैं, ईयरफोन है, और भी दूसरे तरीके के कई तरह के होते हैं। ये सब चीज़ें भी खराब होती हैं और इनका भी निस्तारण करना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इनको भी क्या करने चाहिए, इनको भी हमें रखना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कचरे फेंका जाता है, इससे क्या होता है तमाम प्रकार की समस्याएं होती, इसलिए हमको ई कचरा इसको बोलते हैं। ई कचरा से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसको भी हमें अलग से रख करके हमें बंगाल वाले को दे देना चाहिए और इसका शायद वह सही उपयोग हो सके, पूरा गला करके या कुछ करके फिर से शायद दोबारा बन सके या इसका फिर से अलग कुछ उपयोग किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। और अब घर की हो गई सफाई, और ऐसा कभी होता है ज़्यादातर पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा जब दीपावली का त्यौहार आता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, उसी ढंग से मुस्लिम धर्म वालों के लिए ईद, और क्रिश्चियन धर्म वालों के लिए जो होता है क्रिसमस, और पंजाबी लोगों के लिए बैसाखी। ऐसे जब उनके प्रमुख त्यौहार आते हैं तो उन प्रमुख त्योहारों के पहले क्या होता है, लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं और उस घरों की साफ़ सफाई के टाइम पर ये सारे कचरे निकाले जाते हैं। तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है कि अलग अलग हम करें और बंगाल वाले को बेचें। अब हम घर की केवल सफाई ही नहीं करते हैं, बल्कि घर की हम सजावट भी करते हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख त्यौहार आने वाले होते हैं। और जब हम उस सजावट करते हैं तो हम आखिर घरों को सजाएं कैसे। आप क्या कर सकते हैं घरों को सजाने के लिए? तो घर के देखिए सब लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने ढंग से घर की सजावट करते हैं। बड़े लोग हैं वो तोरण वगैरह बनाते हैं, धागों के, ऊन के या प्लास्टिक के भी हो सकते, फूल मालाओं की। जिस दिन त्यौहार होते हैं हम फूलों की या पत्तियों की और किसी तरह से सजाते हैं। हम अपने घर में फ़ोटो वगैरह अच्छे से लगाते हैं और घर की क्या होता है साफ़ सफाई के बाद पहले रंगाई पुताई होती है, फिर घर की सजावट करते हैं। ये सब भी किया जाता है। तो जो आप सजावट करना चाहते हैं, हो सकता है आपके मन में अच्छा है और आप कहीं कहीं ऊंचे स्थानों पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको अपने बड़े लोगों की मदद लेनी चाहिए। और सजावट करने के लिए आप जिस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि वह सामग्री आपको किसी भी तरह से क्या हो नुकसान पहुंचाने वाली ना हो सके तो आप प्लास्टिक के चीज़ों से बचिए, क्योंकि ज़्यादा प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर नामक बीमारी होने की संभावना रहती है और होती है। इसलिए हमें इन चीज़ों के उपयोग से हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से बचना चाहिए। नकली फूल हो सकते हैं कि असली फूलों से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, केवल दिखने के ठीक है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। असली फूल बेशक हो सकता है नकली फूलों से कम अच्छे हो, कुछ ही टाइम के लिए रहते हो, लेकिन जब तक वे रहते तब तक आपको देखने में अच्छे लगते हैं, महकते भी हैं, फ़ायदेमंद होते हैं और गलना ही प्रकृति का नियम होता है। तभी कुछ चीज़ों के हम नाम आपको बता रहे हैं। अब आपको बताना कि क्या इन चीज़ों को हम घर की सजावट के लिए उपयोग कर सकते हैं या नहीं, है ना। जैसे उसमें है फूल, तो फूल हम मैंने बताया फूल सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन फूल मैंने पहले बोला 2 तरह के फूल होते हैं। पत्थर के फूल होते हैं, प्लास्टिक के भी फूल होते हैं, और एक फूल जो असली में पौधों में आता है वो फूल होता है। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ की पूजा पाठ के लिए जब भी आप फूलों का उपयोग करते हैं तो उसमें हमेशा आप पौधे के फूलों का ही उपयोग करते हैं और उसे ही करना चाहिए। और प्लास्टिक के फूलों का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि वो एक दिन ख़राब होगा और कचरा बनने का कारण बनता है। और इसी ढंग से पत्थर के भी फूल होते हैं, वो परमानेंटली हमेशा के लिए अस्थायी रूप से घरों वगैरह की दीवारों वगैरह पे बनाए जाते हैं, बराबर। थर्माकोल क्या होता है? थर्माकोल का भी उपयोग करना पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से मना कर दिया गया है। लेकिन थर्माकोल आता है जब आप नया टीवी खरीदते हैं, नया फ्रिज खरीदते हैं, नई वॉशिंग मशीन करते हैं, तो जिस डिब्बे में बंद करके आता है वो डिब्बे के अंदर आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद आपको मोटे मोटे दिखते हैं। वो क्या होते हैं, इसलिए थर्माकोल लगाया जाता है कि रास्ते में उन्हें ले जाते उसमें कोई धक्का लग करके उसका कोई पार्ट टूट न जाए, इसलिए थर्माकोल का उपयोग किया जाता है। लेकिन और किसी और तरह से थर्माकोल का उपयोग न कीजिए, क्योंकि लोग थर्माकोल को ले आकर के विशेषतः गणपति भगवान जब आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थर्माकोल का मंदिर बनाते हैं। तो ये थर्माकोल भी खतरनाक चीज़ है, प्लास्टिक बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये जो है जल्दी से जो है कई सालों तक गलते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते हैं, और जिससे हमारी धरती के क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ये बहुत नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को,
इसलिए हमें थर्माकोल का भी उपयोग करना चाहिए नहीं। प्लास्टिक हमने पहले ही बता दिया कि प्लास्टिक हमको जो कुर्सी वगैरह है तो बिल्कुल एक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है कि जैसे आपकी मम्मी बाज़ार जाती है, आपके पापा बाज़ार जाते हैं तो कुछ सामान भाजी खरीदते हैं तो क्या करता है भाजी वाला आपको एक थैली में भर करके तुरंत आपको प्लास्टिक में दे देता है और आप फिर क्या करते हैं उस प्लास्टिक में फिर कचरा भर के कचरे वाले को देते हैं या डब्बा ले जा कर के कचरा उसमें फेंकते हैं। तो क्या होता है बहुत दिनों तक गलता नहीं, ये भी बहुत दिनों नुकसान करता है। तो एक प्लास्टिक की एक निश्चित जो होती है होती है, उससे ऊपर की प्लास्टिक को वापस गलाया जा सकता है, लेकिन जो एकदम पतली पतली होती है उसको गलाया जा सकता नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक के उपयोग की भी मना किया जाता है। और वैसे प्लास्टिक के मैंने पहले ही बोला कि प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर होते हैं। जैसे प्लास्टिक के कुछ लोग प्लास्टिक के टिफ़िन आते हैं, बच्चे उसमें खाना लेके जाते हैं, खाना गर्म होता है तो प्लास्टिक के उस गर्म से कुछ भाग जो है पिघलता है, वो दिखता भले ना हो, इतने कम मात्रा में होता है कि धीरे धीरे हमारे लिए शरीर को नुकसान करता है। प्लास्टिक के बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब भी प्लास्टिक के बॉटल में हमको पानी रखना भी नहीं चाहिए, ये सब नुकसान करता है। इसलिए प्लास्टिक का भी हमें उपयोग करना चाहिए नहीं। पताका क्या होता है? पताका भी प्लास्टिक की पतली पतली पतंग होती है, या शादी विवाह के आपने टाइम में देखा होगा लोग अपने घरों को सजाने के लिए भी पताखे का उपयोग करते हैं। हमें जो है प्लास्टिक के पताखों का भी उपयोग करना चाहिए नहीं। कागज़ के पताखे तो अपने उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कागज़ का पताखा जो होता है वो कुछ नष्ट हो जाएगा और वह सड़ भी जाता है, इसलिए उससे पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये प्लास्टिक का पताखा है तो हमें उसे उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। रंगोली दिवाली के टाइम पर देखा होगा आपके घर पे आपकी बड़ी बहन हो, बुआ हो, आपकी माँ हो सकती है, चाची दादी, ये सब भी लोग क्या करते हैं रंगोली बनाते हैं। तो रंगोली बना सकते हैं। और रंगोली भी एक रासायनिक रंगों का होता है तो उसका उपयोग नहीं कीजिए। फूलों वगैरह की रंगोली है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है, आप उन रंगोली को फूलों की रंगोली बना सकते हैं। और रासायनिक रंग क्या होता है? एक तरह से परमानेंट कलर होता है। जैसे घर की दीवारें होती है और दीवारों को रंगा जाता है तो दीवारों को रंगने के लिए ठीक है, बाकी और हो सके तो उसका काम नहीं किया जाए। और प्लास्टिक का जो रासायनिक रंग होते हैं, ये रासायनिक रंग क्या होता है लोहे में लगाए जाते हैं, तो लोहे में लगाने से क्या होता है उसमें जंग लगता नहीं और लोहा ख़राब होता नहीं। ये सब इसके अलावा क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार क्या होते हैं? हमारे त्यौहार जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक त्यौहार और एक राष्ट्रीय त्यौहार। अब धार्मिक त्यौहार क्या है और राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? धार्मिक त्यौहार ज़्यादातर हमारे धर्म से जुड़े होते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार हमारे देश से जुड़े होते हैं। और इन धार्मिक त्योहारों में भी जो त्यौहार हम मनाते हैं वे त्यौहार क्या होते हैं? किसी न किसी ऐतिहासिक घटना, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं पर होते हैं, या तो हमारी खेती पर निर्भर होते हैं, या तो हमारे पर्यावरण पर निर्भर होते हैं जो त्यौहार हम मनाते हैं। तो भी बात आती है कि आखिर हम इन त्योहारों को मनाते क्यों हैं? इन त्योहारों का एक दूसरे से संबंध क्या है ना? और इन त्योहारों पर किस तरीके से हमारे लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे आप इसमें एक प्रकार का देख पा रहे होंगे, ये त्यौहार जो है क्या है, आप एक बैल पोला का त्यौहार है। ये महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इसमें जो है बैलों को खेती में हमारे जो है बैलों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। अभी बैलों के उपयोग जो होता है बहुत कम हो गए हैं, फिर भी अभी उनके हैं। इसलिए बैलों को हम धन्यवाद देने के लिए जो है ये बैल पोला का त्यौहार मनाते हैं। तो हम पहले धर्म की बात करते हैं कि हमारे धर्म में जो देश में अलग अलग त्यौहार है। हम हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, और भी हमारे देश में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है। ये तमाम प्रकार के धर्म मनाए जाते हैं और उन धर्मों के सबके क्या होते हैं अलग अलग त्यौहार होते हैं। तब हिंदुओं की हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है दिवाली, है ना, होली और रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा, ये हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार हैं। तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो जो है हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहला त्यौहार आता है होली का त्यौहार, या अंतिम समझ लीजिए, क्योंकि जिस दिन होली जलाई जाती है वो हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार वो वर्ष का अंतिम दिन होता है।
और जिस दिन लोग रंग खेलते हैं दूसरे दिन, वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला दिन होता है। बराबर। तो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है कि उसमें ऐसा बोला जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, वह देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे धरती आसमान में, घर के अंदर और बाहर, मनुष्यों से, प्राणियों से किसी से भी न मरने का आशीर्वाद मिला था। इसीलिए वह अत्याचार करता था और वह खुद अपने को भगवान समझता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ऐसा नहीं मानता था। और इसीलिए क्या करता था कि वह प्रहलाद से, अपने पुत्र से कहता था, तुम मुझे ही भगवान मानो, तुम्हारा भगवान कहीं नहीं होता। लेकिन वो बोला, नहीं, आप भगवान नहीं हैं, हमारा भगवान कोई और है। इसीलिए उसने क्या किया, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको आग में न जलने का वरदान मिला था। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही मारने के लिए क्या बोला होलिका को, कि इसे लेकर के तुम आग के जलाओ, उसमें बैठ जाओ, तुम्हें तो चूँकि न मरने का वरदान मिला, इसलिए तुम तो मरोगी नहीं, लेकिन ये मर जाएगा और इसे छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि यह मुझे नहीं मानता है। और इसका परिणाम क्या हुआ, होलिका ने अपने भाई की बात को मानते हुए अपने भतीजे यानी भाई के उस लड़के प्रहलाद को लेकर के जलती हुई आग में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है कि किसी चीज़ का आप दुरुपयोग करेंगे तो आप उससे बच सकते नहीं हैं। तो होलिका को जो है अच्छे कर्मों के लिए वरदान मिला था, न जलने के लिए, लेकिन वह किसी को जलाने के लिए अपने इस वरदान का उपयोग किया और इसके लिए क्या हुआ, वह खुद ही उस आग में जलकर नष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद जो है उस आग से भी जो है बाहर निकल आया। तो उसी मतलब कि बुराई, यानी ये काम क्या था, बुरा कार्य था। तो बुरे कर्मों की याद करने के लिए कि जो बुरा कर्म करेगा इसी तरह जल करके मर जाएगा, इसीलिए हम होली मनाते हैं। और साथ में दूसरी बात यह है कि दूसरे दिन हिंदू धर्म का एक नया त्यौहार, नया दिन शुरू होता है, तो उसकी खुशियों के लिए हम मनाते हैं। और साथ में होली जब मनाई जाती है उस समय हमारी ठंडी ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जो हैं, जैसे इस समय जो फसलें बोई गई हैं, गेहूं बोया गया है, चने बोए जाते हैं, मटर बोए जाते हैं, सरसों बोई जाती है, ये सब फसलें कट जाने का समय होता है। और उसकी खुशियों में भी जो है, खुशियों के लिए भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद रक्षाबंधन की शुरुआत होती है, तो इसके बाद उसके पहले एक नाग पंचमी भी होती है। नाग पंचमी में ऐसा माना जाता है कि नाग लोगों को दूध पिलाया जाता है, जिससे पीछे उद्देश्य यही है कि इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को नहीं, दूसरे प्राणियों को भी है, और वे भी हमारे लिए किसी न किसी तरह से मददगार हैं, इसीलिए उनके लिए ऐसा व्यवस्था की जाती है। फिर रक्षाबंधन होता है, उस दिन पूर्णिमा होता है, नारियल पूर्णिमा होता है। तो नारियल पूर्णिमा जो समुद्र किनारे रहते हैं वो नारियल की पूजा की जाती है। नारियल भी हमारे लिए बहुत एक अंग है। समुद्र के रहने वाले लोग जो है मछली का उपयोग करते हैं, मछली को बेचते हैं, तो उससे उनकी जीविका चलती है। लेकिन वो मछलियाँ उस समय अंडे देती है, उनके बच्चे होते हैं, इसलिए नारियल पूर्णिमा के दिन से जो है मछली पकड़ना बंद होता है 4 महीने के लिए, इसके लिए भी होता है। और रक्षाबंधन जो होता है भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, वो शुरू होती है। और फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश आते हैं। तो आपने उसको देखा है ये कि गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उस समय काम थोड़ा कम होते हैं, इससे मिलते जुलते लोगों के अंदर, एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव बढ़ता है, रिश्तेदारी का महत्व बढ़ता है, ये सब भी किए जाते हैं। फिर दशहरा आता है। दशहरा में क्या होता है, हमारे जो है पूर्वज राजाओं में बोले जाते, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। और जब वे वनवास में थे, जंगल में रह रहे थे, तो उनकी पत्नी सीता जी को श्रीलंका का राजा रावण चुरा ले गया था। और उससे छुड़ाने के लिए भगवान राम ने श्रीलंका के राजा रावण से युद्ध किया। और यह युद्ध 10 दिन चला था, और 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार डाला था। और उसी रावण को मारने की खुशी में जो है हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो जब तक 9 दिन युद्ध चला था, भगवान राम जो है माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे, शक्ति की पूजा किया करते थे युद्ध में जाने से पहले, इसलिए 9 दिन उसके पहले नवरात्रि भी चलती है। और यह नवरात्रि की पूजा जो होती है पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि
माँ दुर्गा की पूजा होती है, लोग गरबा डांडिया खेलते हैं। और महाराष्ट्र में भी लोग हैं, धीरे धीरे इस कल्चर का, संस्कृति का बढ़ावा मिल रहा है। और दशहरा होता है तो वो भी एक बुराई का प्रतीक है कि रावण इसलिए मारा गया, वह बुरा कर्म किया, ये भी है। इसके बाद दशहरा से लगभग 20 दिन के बाद दिवाली मनाई जाती है और दिवाली लगभग 5 दिन तक मनाई जाती है। और दिवाली के दिन ऐसा होता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मार करके और 14 वर्ष के अपने वनवास को पूरा करके जब अयोध्या अपने गांव या घर वापस लौट आए थे, तो उनके लौट आने की खुशी में जो है लोग दिवाली मनाते हैं। और यह गुजरात और राजस्थान में दिवाली का दूसरा दिन जो होता है, वहाँ नया वर्ष होता है। जिस दिन दिवाली होती है उस दिन उनके गुजराती और राजस्थानी लोगों के कैलेंडर का अंतिम दिन होता है और उन दिवाली का दूसरा दिन उनका नया वर्ष होता है। गुजराती से पहले जो है लोग धनतेरस मनाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन जो होता है भाई बीज मनाते हैं। ये भी एक तरह का उसी त्यौहार का भाग होता है। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग जो होते हैं वह लोग क्या करते हैं, ईद मनाते हैं मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार। रमज़ान जो होता है उनके कैलेंडर का अंतिम महीना होता है और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। और रमज़ान में मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। वह सुबह सूर्य के निकलने से पहले अपना भोजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर सूर्य के डूब जाने के बाद ही वापस वे खाते हैं और ऐसा पूरे 1 महीने चलता है। और पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद, मैंने पहले बोला कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार वह अंतिम महीना होता है और जिस दिन अगला महीना लगता है उस अगले महीने का पहला दिन ही जो होता है उसे हम रमज़ान ईद बोलते हैं। यानी रमज़ान का महीना बीतने के बाद जो महीना नया आता है उसकी खुशी में, नए साल की खुशी में वो लोग क्या करते हैं, ईद का त्यौहार मनाते हैं। मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने को जाते हैं, लोग एक दूसरे को सिवैयाँ खिलाते हैं, बच्चों को नए नए कपड़े देते हैं, ईदी देते हैं, ये सब ईद होता है। फिर उसी ढंग से उनके दूसरे त्यौहार होते हैं, ईद उल अजहा जिसे हम बकरीद भी बोलते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद और एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम मुहर्रम बोलते हैं। और मुहर्रम में मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग एक प्रकार का ताजिया बनाते हैं, उसको जो है अपने करबला तक लेकर के जाते हैं, उसमें जुलूस निकालते हैं, ये सब भी वे काम करते हैं। इनके अलावा और भी जो हमारे देश में जो त्यौहार है, जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है क्रिसमस। आप लोग देखते हैं क्रिसमस ट्री बनाते हैं, बहुत सारे आप केक खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, सांता क्लॉज आते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं। और ये सब भी लगभग क्रिसमस से लेकर के हैप्पी न्यू ईयर के दिन तक लगभग ये चलता रहता है। 6-7 दिनों तक का त्यौहार होता है, ये सब भी मनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश के अलग अलग भागों में जो होता अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। और ये सारे त्यौहार क्या होते हैं, या पर्यावरण पर या ऐतिहासिक रूप से जुड़े होते हैं या धर्म से जुड़े होते हैं, इनका सबका अलग अलग जो होता है अपना संबंध होता है। इसी तरह से होली न केवल एक वसंत ऋतु की स्वागत का भी होता है। वसंत ऋतु क्या होती है, हमारे देश में कुल 6 ऋतुएँ होती है। 6 ऋतुएँ में क्या गए कि जैसे इस समय दिसंबर और जनवरी, ये क्या है, बिल्कुल ठंडी वाला महीना है, इसे हम शीत ऋतु बोलते हैं। इसके बाद अभी ये ख़त्म होने का, इसके बाद ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी, तो जो होगा वसंत ऋतु होगा 2 महीना, जिसे मार्च, फरवरी और मार्च बोलेंगे। और अप्रैल में गर्मी हो जाती है और जून जुलाई बारिश, फिर अगस्त सितंबर हेमंत ऋतु और अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, वापस शिशिर ऋतु आते हैं। एक कुल जो है शरद ऋतु आते हैं। एक कुल 6 हमारे पास ऋतुएँ होती हैं, इनका भी अपने अलग अलग टर्म। पंजाब के समय में जब फसलों की कटाई होती है होली के टाइम पर, वो भी बैसाखी नामक पंजाब के पंजाबी लोगों का, सिख धर्म से लोग जुड़े हुआ बैसाखी का प्रमुख त्यौहार है। तो फसलों की खुशी में क्या करते हैं, अपने अपने अलग अलग तरह से नाच गाने का प्रोग्राम रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरह से इसे मनाते हैं। महाराष्ट्र में हमने पहले ही बोला कि महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहारों में गुड़ी पाड़वा जो है मराठी कैलेंडर के अनुसार उनका नवरात्रि का पहला दिन होता है और गुड़ी पाड़वा वह मनाते हैं।
और एक दूसरे के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और बैल पोला का त्यौहार भी मनाया जाता है। मैंने पहले बोला कि खेती करने के बाद जब बैलों को थोड़ा आराम मिलता है तो बैलों को धन्यवाद देने के लिए जो है बैल पोला का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन बैलों को क्या किया जाता है, अच्छे से उनको नहलाया धुलाया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनके सींगों पर अच्छे अच्छे कलर किए जाते हैं और उनके ऊपर सिर माथे पर अच्छे से तोरण वगैरह बना के लगाए जाते हैं। उनको पूड़ी वगैरह खूब बना करके खिलाए जाते हैं और यह भी उनका एक त्यौहार होता है। इसी ढंग से हमारे देश के अन्य राज्यों में तमिलनाडु, केरल में भी फसलों की कटाई के समय तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे देश के और भी दूसरे धर्म के लोग जैसे जैन धर्म के लोग पर्युषण का त्यौहार मनाते हैं। पर्युषण के महीने में वे लोग भी पूरी तरह से 1 महीने तक उपवास रखते हैं और उसमें झूठ बोलना पूरी तरह मना है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध धर्म के लोग वो जो है गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं और वही लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इस ढंग से जो होता है। और पारसी एक धर्म होता है और वो लोग पटेटी का नया साल मनाते हैं। ये सब हमने जो बताया कि नागपंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और भगवान श्री की जन्माष्टमी जिसे आप गोपाल काला बोलते हैं, दशहरा, दिवाली, होली, ये सब जो है हिंदुओं के त्यौहार हैं। ऐतिहासिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। और जो बैसाखी है, बैल पोला है, ओणम है, पोंगल है, ये सब क्षेत्रीय त्यौहार है। अपने धर्म के, हिंदू धर्म के ही क्षेत्रीय त्यौहार है जो कि अपनी खेती पर निर्भर करते हैं। होली का त्यौहार जो है ऋतु पर निर्भर करता है। और उसके बाद मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ समुदाय, हमने बोला कि उनका ईद है, मुहर्रम है, बकरीद है। क्रिश्चियन का जो होता है क्रिसमस है, जैन धर्म का पर्युषण है, सिख धर्म का गुरु पूर्णिमा भी होता है और बौद्ध धर्म का बुद्ध पूर्णिमा और पारसी धर्म का पतेती, ये सब अलग अलग त्यौहार। अब हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या होता है ये भी बहुत जानना जरूरी है। और राष्ट्रीय त्यौहार क्या होता है, ये तो सब धार्मिक त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार मतलब होता है कि जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। अब देश में रहने वाला व किसी भी धर्म का व्यक्ति है। अब हो सकता है कि धार्मिक त्यौहार जो होते हैं वो जिस धर्म का है वो मनाएगा। दिवाली है हिंदू धर्म का तो हिंदू वाले मनाएंगे, बाकी धर्म के लोग नहीं मनाते। अभी ईद है तो मुस्लिम धर्म के लोग जो होंगे वो मनाएंगे, बाकी लोग नहीं मनाएंगे। हम देश में रहते हैं तो थोड़ा बहुत शामिल हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह हम उसमें शामिल नहीं हो पाते। लेकिन जो राष्ट्रीय धर्म है पूरे देश का, देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कुछ भी हो, तो हमारे देश की आज़ादी का त्यौहार मनाता है। आपको हमने इसके पहले भी बताया, अभी भी, कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले जो था वह अंग्रेज़ों के कब्जे में था। और हमारे देश के बहुत सारे नेता, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, तब जा कर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उस आज़ादी की खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार है वह गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है कि जब अंग्रेज थे वो चले गए तो हमने अपने, अंग्रेज थे तो अंग्रेज का कानून चलता था, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे देश के नेताओं ने अपने ढंग का नया कानून बनाया। और वह नया कानून जिस पुस्तक में है उसका नाम है संविधान। और उस संविधान से हमारे देश का सब शासन चलता है। और नए बनाए गए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसी याद के लिए हम क्या करते हैं, हर 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिली थी, इसीलिए हम महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को भी राष्ट्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये हमारे जो है राष्ट्रीय त्यौहार है, किसी भी धर्म के लोग हों वो इसे मनाते हैं। तो इन उत्सव के कारण क्या होता है कि लोग इन उत्सव में तरह तरह के खेल आयोजित करते हैं। इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे के पास आते हैं, मिलते जुलते हैं। इससे देश में क्या होता है, प्रेम और भाईचारा बढ़ती है और वह मनस्यता उनकी हर तरह से खत्म होती है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक जनजाति के लोग रहते हैं और जनजाति के लोग क्या करते हैं, कोली भाजी नामक पारिवारिक त्यौहार मनाते हैं। एक कोली भाजी क्या है, तो एक्चुअली उसको नरम भाजी, कोली भाजी भी बोलते हैं। बारिश शुरू होने से पहले ये जंगलों में मिलने वाली एक प्रकार की वनस्पति है जिसकी भाजी बनाते हैं। और उसकी भाजी बनाने के बाद वो सबसे पहले उनके अपने
भगवान होते हैं, अपने उनके अपने देवी देवता होते हैं। सबसे पहले उसका नैवेद्य चढ़ाते हैं, यानी पूजा पाठ करके वो भगवान को समर्पित करते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में मिल बांट करके खाते हैं। इसीलिए वो जो है इस तरह का कोली बाजी त्यौहार मनाते हैं। ये वारली नामक आदिवासी होते हैं, वे लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा अभी आपका एक त्यौहार हमने बीच में बताना ही भूल गया पूरी तरह, अभी 2-4 दिन पहले बीता है, जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति हमने आपको बस भेजा भी था कि कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं। तो उसमें तिल गुड़ का उपयोग किया जाता है। तिल जो होता है और गुड़ दोनों क्या करते हैं, ठंडी से बचाने वाली ऐसी चीज़ें हमको ऊर्जा देते हैं, और इस ऊर्जा से हमारा शरीर गर्म रहता है, हमको ठंडी नहीं लगता है, और हम तिल गुड़ का उपयोग करते हैं। ओके, तो हमने जो है आज देखा कि हमने इन सब चीज़ों को सीखा है आपसे कि परिवार में हम सब मिल कर के रहते तो हमें परिवार से सुरक्षा मिलती है। छोटा परिवार, बड़ा परिवार, विस्तारित परिवार हमने बताया, वंशावली बताई आपको हमने, और हर सबके छोटे बड़े का अपना अपना काम होता है। और हमने आपको बताया कि हमारे जो त्यौहार होते हैं 2 तरह के, धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार। और यह त्यौहार जो है हमारे कुछ इतिहास से जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और हमारे कुछ खेती से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो है पशु पक्षियों का भी सहभाग किया जाता है। ओके, तो जो है हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, और आपको जो त्यौहार पसंद होता है उसके त्यौहार के बारे में आप उसे अधिक से अधिक लिख करके भेज सकते हैं। ओके, धन्यवाद।